इन सभी इस टेबल के अंदर जो कंपाउंड दिए हैं कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनियम कॉम्प्लेक्स के, अमोनिया और कोबाल्ट थर्ड की भी जो रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स बना है, तो यहाँ देख सकते हैं CuNH3 होल 3 पॉजिटिव 3 Cl नेगेटिव। तो इट इज कॉल्ड 1,3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आयनाइजेशन पर ये 1:3 आयंस देगा। ये जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने है, अगर ये आयनाइज होगा तो 1:2 2 Cl नेगेटिव को फर्निश कर सकता है। तो ये 1:2 इलेक्ट्रोलाइट आपको देगा। ये आपको 1:1 इलेक्ट्रोलाइट और ये आपको 1:1 इलेक्ट्रोलाइट की तरह रहेगा। और इसमें आप सिंपली देख सकते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसीज है यहाँ पर वो कितनी है, 3 है। इन दिस कॉम्प्लेक्स प्राइमरी वैलेंसीज आर 2। हियर प्राइमरी वैलेंसी इज 1, 1 इज आयनाइजेबल, 1 इज आयनाइजेबल, राइट। हाँ बोलो बेटे। अरे स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, मैं फिर से बताता हूँ आपको। अब विजिबल है क्या? अब विजिबल है? यस ठीक है। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं 9.1, इसमें जो कोबाल्ट 3 के क्लोराइड्स हैं अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स बने हैं, उसमें जो प्राइमरी वैलेंसीज उनका नंबर डिफर हो रहा है। यहाँ पे 3 प्राइमरी वैलेंसीज है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो ये जो आयंस का नंबर है उसके बेस पर ये हमारे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ध्यान आ रहा हो, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये पढ़ा था दैट लैम्डा m is equal to lambda naught m minus a root c। ये वाला ये डिबाई हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन कहलाती है। इसमें जो a की वैल्यू है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। जो एक टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे ये दोनों है, इनके लिए जो a की वैल्यू है जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है उस पर इस a की वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये आपके सामने आप देखिए, इन सब में जो सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड है 6। यहाँ पे एक Cl की वजह से कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी और 5 किसकी वजह से, अमोनिया की वजह से। यहाँ 4, यहाँ पे 2, 6, यहाँ पे 4, यहाँ 2। तो ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसीज तो वेरी कर सकती हैं किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की, जैसे कोबाल्ट यहाँ पर है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसीज विल रिमेन फिक्स्ड। इस बात को आपको बताने की कोशिश की इस टेबल की हेल्प से। बाकी कल आपने एग्जाम पे 9.1 सीख लिया था सब बच्चों ने। डिफरेंस कल सीखा था आपने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो अपने आइडेंटिटी लूज नहीं करते एक्वस सोल्यूशन में, जबकि जो आपके सिंपल सॉल्ट है या जो डबल सॉल्ट है, सॉरी, और सिंपल सॉल्ट दोनों ही अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं इन देयर एक्वस सोल्यूशन। आज बहुत ही अच्छे कुछ टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्या सेंट्रल एटम होता है, ये सब हमको पढ़ना है। डेफिनेशंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स pertaining to coordination compounds। coordination compounds में यूज होने वाले कुछ सिंपल टर्म्स जो हैं उनको हमें सीखना है। मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूँ। देखिए, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। कोबाल्ट H2O होल 6 Br3। एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए ये बात आप समझिए पहले इसमें कि ये सेंट्रल मेटल एटम है, या इसको सेंट्रल मेटल आयन भी हम बोल सकते हैं अगर इस पर कोई चार्ज हो। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी जो स्पीशीज डिसाइड करती हैं ये कहलाते हैं लिगेंड्स। ये प्राइमरी वैलेंसीज हैं। मेरा फोन लाया तू? ये प्राइमरी वैलेंसीज हैं
जो कि आयनाइजेबल है, राइट, इस तरह से। तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो, जैसे एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपके पास ये NiCO होल्ड 4, तो इसमें क्या हो रहा है, जो लिगेंड्स हैं CO वो सेंट्रल मेटल एटम निकल को सराउंड कर रहे हैं रेगुलर ज्योमेट्री में। ऐसे ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जिसमें प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, उसमें क्लोरीन और अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेंट्रल मेटल एटम यानी कि प्लेटिनम को सराउंड कर रहे हैं। ऐसी FeCN होल 6 में जो CN है ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे एज ए लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आप देखेंगे जो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। तो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स सेंट्रल मेटल एटम are surrounded by a group of atom or atoms which donate their electrons in the valence shell of central metal atom। जैसे कल मैंने आपको बना के दिखाया था COH2O6 में जो कार्बन का यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है, 6 है, और इसकी वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3d2 एंड ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये कोबाल्ट जो कि सेंट्रल मेटल कैटायन है इसको एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सराउंड करके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। अब अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कोई चार्ज नहीं है तो वो कहलाएगी न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जैसे NiCO होल 4 है। जैसे ये आपके सामने PtCl2NH3 होल्ड पर, इट इज आल्सो नॉट कंटेनिंग एनी चार्ज, सो इट इज अ न्यूट्रल एंटिटी। Here this FeCN whole 6 4 negative containing 4 negative charge. It is called anionic species और ये आपकी कैटायनिक एंटिटी कहलाएगी। तो कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं वो सीख लेते हैं। A coordination entity constitutes a central metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or molecules। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर डिफाइन करना हो तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज से जिनका नंबर फिक्स रहेगा उससे बॉन्डेड रहता है। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज द एंटिटी इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज bonded by a fixed number of ions or molecules inside the coordination sphere। जैसे मैंने आपको बताया ये जो स्क्वायर्स हैं दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। तो अच्छा यही रहता है कि हम इसको इस फॉर्म में लिखें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जिक्र आ जाए जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बच्चे बीआरसी, ये बीआरसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट नहीं है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी वही काउंट होगी जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर सेंटर मेटल एटम या आयन को जो लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन bonded to a fixed number of ions or molecules। For example, this COCl3NH3 whole is a coordination entity in which cobalt ion is surrounded by 3 ammonium molecules and 3 chloride ions। Other example are, ये दे रखे हैं आपको, ये न्यूट्रल एंटिटी है, ये न्यूट्रल है, ये कैटायनिक एंटिटी है, ये भी कैटायनिक, सॉरी ये कैटायनिक और ये एनायनिक एंटिटी, नेगेटिव चार्ज, राइट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये कोबाल्ट, आयरन, निकेल, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये सभी, क्या आपने पढ़ा भी है D&F ब्लॉक में आपने पढ़ा है, वाई ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका साइज छोटा है, अल्कली मेटल्स के मुकाबले जो ट्रांजिशन मेटल्स उनका साइज छोटा है, उन पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, और उनमें वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल रहते हैं टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो ये रीजन वहाँ आपने लिखा। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन रहेंगे, या तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा कोई, या एफ का भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, जैसे आप ये वाटर मॉलिक्यूल जिन्हें हम लिगेंड्स बोल रहे हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा हो अपने वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो कहलाएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ये बात भी आपको पता चल रही है, देखिए
कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो काम करेंगे एज ए लुईस एसिड, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, और जो लिगेंड्स हैं वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से उसमें डोनेट करते हैं। तो इसी तरह से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन to which a fixed number of ions or groups are bound in a definite geometrical arrangement around it is called central metal atom or ion. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर वो एटम या वो आयन जिसको फिक्स नंबर ऑफ आयन, जिन्हें हम लिगेंड्स बोल सकते हैं, वो बाउंड हो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, वो कहलाएगा आपका central metal atom or ion. For example, the central metal atom or ion in the coordination entity is nickel. यहाँ पे कोबाल्ट हो रहा है, here is iron, और तो ये बता रखा है इन्होंने कि ये सब कैसे काम करेंगे, लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें आ जाता है कभी कभी। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक्ट एज लुईस एसिड और लुईस बेस और कुछ और दे दिया इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कैसे काम करेंगे, लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। नाउ वी गो फॉर द लिगेंड्स। ये जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। लिगेंड्स किस तरह से काम करते हैं, उसी से फिर और भी टर्म्स जुड़े हुए उनकी भी हम बात करें। जैसा लिगेंड के बारे में मैंने आपको बताया, लिगेंड्स या तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी, है ना, और उनमें उन पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे। तो ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और चार्ज भी हो सकते, कैटायंस भी हो सकते हैं और एनायंस भी हो सकते हैं। कैसे कैटायंस हो सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो लिगेंड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो कोबाल्ट है ये लिगेंड है यहाँ पर। जैसे K4FeCN6 में अगर आप देखेंगे तो K4FeCN6 में जो CN है वो लिगेंड की तरह काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज की तरह काम कर रहा है। तो जो लिगेंड्स हैं, एक बात तो क्लियर हो गई, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज which are capable to donate their lone pair electrons in the vacant atomic orbitals of central metal atom inside the coordination sphere. यहाँ एनसीईआरटी में इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बांध दें, लेकिन एक्चुअल में होना यही चाहिए था कंफ्यूजन को बचाने के लिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जिक्र हमेशा ही किया जाए। तो लिगेंड्स क्या है, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दे मे बी नेगेटिवली चार्ज, दे मे बी न्यूट्रल और दे मे बी पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ उसकी वजह मैं बिल्कुल अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद। तो दे आर आइदर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। जैसे आप देखेंगे वाटर है, वाटर के पास अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो न्यूट्रल आपका लिगेंड हो गया। Cl है, इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है तो ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स हो गए। अमोनिया है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता तो ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया। तो लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज व्हिच आर आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल and are capable to donate their electrons in the vacant atomic orbital of central metal atom। मैं ये बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी इस समय कि ये सर बार बार क्या बात कह रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। ये बात आपकी पूरी तरह से कोऑर्डिनेट आपकी नहीं हो पा रही है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं मैं बहुत टाइम पर रिकॉल कराता रहूँगा और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेटर हो जाएगी। इससे आप बेफिक्र रहें, आपको क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा कि किस तरह से जो लिगेंड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, कर पाते हैं, और ये वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ से इन सेंट्रल मेटल एटम्स के पास आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी लिगेंड्स पे फोकस करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। और
ये जो सेंटर मेटल एटम प्रेजेंट रहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, उनको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, राइट। तो लिगेंड्स के कई तरह के टाइप हो सकते हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। दे मे बी क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेट और they can also be called unidentate ligand। ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक ही डोनर एटम हो वो कहलाएगा आपका मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे H2O में एक ही डोनर एटम है ऑक्सीजन, Cl में केवल एक ही डोनर एटम है Cl, NH3 में केवल एक ही डोनर एटम है दैट इज नाइट्रोजन। तो ऐसे लिगेंड्स आपके कहलाएंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स। So monodentate ligand have capability to donate lone pair electron to the center metal atom through one donor atom only, right? तो इनका थोड़ा सा हमें यहाँ भी आईयूपीएससी में क्या बोलेंगे वो भी हम सीख लेते हैं। जैसे वाटर का हम बोलते हैं एक्वा, ये भी सीख लेते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाटर इज 0। सबसे बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से बच्चे याद रखेंगे लिगेंड्स का, वो जल्दी से बच्चे याद नहीं रख पाते, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस में आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट लगाना सीख जाते हैं। सीएल, सीएल को बोलते हैं क्लोराइडो, आईयूपीएसी में हम क्लोराइडो बोलेंगे। अभी हम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे आईयूपीएसी में, तो उसमें जो आईयूपीएसी ने नेम सजेस्टेड किए हुए वही हम यूज करेंगे, क्लोराइडो। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोराइडो की कितनी रहेगी, माइनस। NH3 को बोलते हैं हम अमाइन, AMMINE। और NH3 पे कोई चार्ज आपने नहीं देखा होगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। Br को हम बोलेंगे ब्रोमाइडो, ऑक्सीडेशन स्टेट -1। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें क्लोराइडो की जगह क्लोरो भी लिखा हुआ है, तो बच्चा जब ब्रोमाइडो की जगह ब्रोमो भी लिखा हुआ है। लेकिन आज की जो एनसीईआरटी है, आज जो बात हो रही है वो ब्रोमाइडो से ही होनी है। लेकिन कोई बच्चा अगर यानी कि कभी नीट वगैरह में आईआईटी वगैरह में कोई नाम क्लोराइडो की जगह क्लोरो दे दिया हो तो उसको भी आपको कंसीडर करना होगा। ये मैंने आपको बताया, आपको क्लोराइडो ब्रोमाइडो यूज करना है, लेकिन पुरानी बुक्स में ब्रोमाइडो की जगह ब्रोमो और क्लोराइडो की जगह क्लोरो भी लिखा आपको मिल सकता है, इसलिए आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। इसलिए मैंने इसका जिक्र यहाँ पर आपके साथ किया है। एक स्पेशल कैटेगरी है मोनोडेंटेड लिगेंड की जो कहलाती है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बी का मतलब होता है बोथ। जैसे आपने बोला एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो दे कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, तो वो कहलाएंगे आपके एम्फीबियंस। तो इसी तरह से एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है वो स्पेशल क्लास है मोनोडेंटेड लिगेंड। दिस इज a special class of monodentate or unidentate ligand which have two donor sides। जैसे CN है, इसमें डोनर साइड दो हैं, इसमें डोनेशन कार्बन से भी हो सकता है और नाइट्रोजन से भी हो सकता है। जैसे SCN है, इसमें डोनेशन नाइट्रोजन से भी हो सकता है और सल्फर से भी हो सकता है। जैसे NO2 है, इसमें डोनेशन O से भी हो सकता है और N से भी हो सकता है। लेकिन एक बार में एक ही डोनर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पोजीशन में रहता है। जैसे CN है, अगर CN में कार्बन से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो ये कहलाएगा साइनो,
या कहीं कहीं साइनाइडो भी यूज किया गया, दोनों एक्सेप्टेबल है। और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1। अगर डोनर एटम नाइट्रोजन होगा तो वो कहलाएगा आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो। ये सल्फर जहां भी आ जाता है वहां यूज करते हैं थायो, तो ये थायोसाइनो या थायोसाइनेटो इसको बोल देते हैं, इट इज थायोसाइनेटो। और यहाँ पे डोनर एटम कौन रहेगा, आपका सल्फर रहेगा। और अगर आइसोथायोसाइनेटो लिखा हो तो कौन करेगा डोनर एटम, नाइट्रोजन। ऐसे ही अगर NO2 नेगेटिव लिखा है तो वो बोलते हैं नाइट्राइटो N, डोनर एटम यहाँ पे कौन होगा, नाइट्रोजन। और अगर डोनर एटम ऑक्सीजन है तो वो उसको हम बोलेंगे नाइट्राइटो O, ऑक्सीजन एटम के लिए ये O आ रहा है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड स्पेशल क्लास है मोनोडेंटेड लिगेंड के, जिसमें डोनर एटम तो डोनर साइट्स तो दो हो सकती हैं, लेकिन एक बार में एक ही एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेशन पॉसिबल है। और इसलिए इनको हमने एम्बीडेंटेड लिगेंड बोला, ऐसे लिगेंड जिनमें दो डोनर साइट्स हो, बट only one atom will be in a position to donate the electron at one time। जैसे CN का मैंने बताया, यहाँ पे कार्बन से भी डोनेशन हो सकता है, नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो सकता है, लेकिन जब C डोनेट करेगा, C बॉन्ड बनाएगा तो साइनो, N बॉन्ड बनाएगा तो आइसोसाइनो। मैं आपको इस तरह से शो कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है K4FeCN6, इसमें ये Fe आ गया सेंटर में, और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में ये जो CN के लिगेंड्स हैं ये अगर डोनेट कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से आपको शो करना है। लेकिन अगर यही डोनेशन जो है N से हो रहा हो तो आप ऐसे शो करेंगे, NC NC, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर पाएंगे। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें डोनेशन कार्बन से हो रहा है तो इसको बोलेंगे हेक्सासाइनो, और इसको बोलेंगे हेक्सा आइसोसाइनो, इतना फर्क आ जाएगा नेमिंग में। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड स्पेशल क्लास के लिगेंड हैं जिनमें दो डोनर साइट्स होंगी, लेकिन एक टाइम पर एक ही डोनर एटम इस पोजीशन में रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सके। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को याद रखना। SCN की भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ NO2 की -1, यहाँ पे इस ONO की भी -1। इसको मैं टाइम टाइम पे आपको रिकॉल कराता रहूंगा। अब मैं आपके सामने बात करूंगा डाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। डाइडेंटेड लिगेंड, didentate ligands have two donor sites and both the sites can donate the lone pair electrons simultaneously। जैसे ये हमारे पास है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये आपको मालूम होना चाहिए। COOH का होल ट्वाइस ये ऑक्सैलिक एसिड है, और जब इसके H डाल दिए तो ये आयन बन गया एंड इट इज कॉल्ड ऑक्सिलेटो। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलेटो। और जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज सबके आगे O लग रहा है यहाँ पर, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2। और इसको हम OX से एब्रिविएट कर देते हैं, ये पूरा ना लिख करके OX लिख देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारे पास कोई कंपाउंड है CrOX होल थ्राइस 3 नेगेटिव, CrOX होल थ्राइस 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं इसका जो स्पेटियल अरेंजमेंट है ऑन पेपर इस तरह से शो करूंगा। देखिए ये OOC, ये वाला यहाँ पे डोनर एटम क्योंकि ऑक्सीजन है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है, ये जो बॉन्ड बनाएगा वो एटम बनाएगा, वो शो करने की कोशिश कर रहा
ऐसे ये O C, ये O, ये O, ये C, ये CO। दोनों एटम कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन एटम्स। इसी तरह से मैं इसको इस फॉर्म में भी शो कर सकता हूँ, क्रोमियम। ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा आसान रहता है, तो इसलिए आगे से यही यूज करेंगे। इसको पूरा ना लिख के इस तरह से OX लिख दिया, बात पूरी हो गई। ये देखिए कितना आसान हो गया, काफी कुछ लिखने से बच गए। तो ये हम ऐसे लिखें कंपाउंड को, या ऐसे लिखें CrCOO होल थ्राइस 3 नेगेटिव, ऐसे लिखें, या ऐसे लिखें, दोनों बातें एक है। बाहरी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आ गया और ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से डाइडेंटल लिगेंड्स वो होंगे जिनमें दो डोनर साइट्स। जैसे आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेटिव में ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, और ये वाला ऑक्सीजन भी डोनेट करने की पोजीशन में रहता है, दोनों एक साथ डोनेट करेंगे। तो ऑक्सीलेटिव उसका नाम है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको हम OX से एब्रिविएट करेंगे। और भी कुछ डाइडेंटल लिगेंड हमारे पास है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको काफी बार आपको मिलेगा लिखा हुआ, NH2 CH2 CH2 NH2। ये इथेन है, C2H5, सॉरी C2H6, उसके दोनों H लगा करके NH2 NH2 लगा दिया, इसका नाम हो जाता है इथेन 1,2 डाई अमाइन। इस बार अमाइन में डबल एम नहीं आएगा, जो NH3 वाला केस था। अगर NH3 ऐसे एज ए लिगेंड होगा तो उसके नाम में AMMINE आएगा। और अगर ये आपका NH2 केवल लिखा हुआ है इथेन 1,2 डाइअमाइन है, तो ये AMINE आता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम EN से एब्रिविएट करते हैं, शॉर्ट में EN लिख देते हैं। और जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0 होता है। देखिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इसको। जैसे इस तरह से लिखा हो FeEN होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव। इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, देखिए Fe, ये Cl2 मैंने बना दिए, एक Cl ये आ गया, एक Cl ये आ गया। ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक एक आएगा। En को मैं ऐसा लिख सकता हूँ NH2, क्योंकि डोनर एटम कौन है हमारे पास? डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो उसी से ही हम बॉन्डिंग दिखाएंगे। CH2 CH2 और NH2। तो ऐसे लिखूं या शॉर्ट में ऐसे लिख दूं En, एक ही बात है। So didentate ligands have two donor sites and both the sites are in a position to donate their electrons at a one time। दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपसे डाइडेंटेट लिगेंड की। कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए एक और हमारे पास है NH2 CH2 COOH। ये हमारे सामने ग्लाइसिन। और अगर इसका हम H हटा देते हैं और नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, नाउ इट इज कॉल्ड ग्लाइसाइनेटो। ग्लाइसाइनेटो। और इसमें दो डोनर एटम्स हैं, एक तो हो गया आपका ये नाइट्रोजन एटम, और दूसरा हो गया ये ऑक्सीजन एटम। दो डोनर साइड्स है, इसको शॉर्ट में हम GLY लिख दिया करते हैं। जैसे इसको हमने ऑक्सीलेटो को OX लिख दिया शॉर्ट में, इसको हमने EN से एब्रिविएट कर दिया। इसी तरह से ग्लाइसाइनेटो की जगह GLY एज ए एब्रिविएशन यूज कर देते हैं। और इसका ऑक्सीडेशन कितना नंबर रहेगा? -1। सबसे ज्यादा बच्चे क्या भूलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि आपको जितनी भी बात बताई जा रही है, इन सब में सबसे ज्यादा आपको क्या याद रखना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीलेटो की -2, EN का 0, कोई चार्ज नहीं है, ग्लाइसाइनेटो की -1। अब मैं नेक्स्ट आपसे बात कर रहा हूँ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में।
तो पॉलीडेंटेट की डेफिनेशन कहीं भी ऐसे लिखी नहीं मिलती कि दो से ज्यादा अगर है डोनर एटम तो पॉलीडेंटेट, तीन से ज्यादा है, चार से ज्यादा है, हेक्सा है, ऐसे लिख देते हैं सिंपली दो लिगेंड विच हैव मोर नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ऐसा नहीं कंडीशन कहीं डेफिनेशन रहेगी चार से ज्यादा हो तो पॉलीडेंटेट, पांच से ज्यादा हो तो पॉलीडेंटेट, विच हैव मेनी नंबर ऑफ डोनर एटम्स दे आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड। इसका देखिए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे सामने था ग्लाइसिन NH2, अभी आपने देखा ना कि ग्लाइसिन है ना हमारे, सॉरी इथेन 1,2 डाइअमाइन है आपके सामने ये, और आपने क्या किया, इथेन 1,2 डाइअमाइन का एक एच हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पर एसीटेट ग्रुप लगा दिया। CH3CO नेगेटिव होता है, CH2CO नेगेटिव रह जाएगा बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसे ही यहाँ से भी आपने एक एच हटा दिया और ये आपके पास आ गया CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ऑफ इथेन 1,2 डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। देखिए ये तो हो गया 1,2 इथेन 1,2 डाइअमाइन, यहाँ पे NH2 था ना, कि इथेन 1,2 डाइअमाइन का ही डेरिवेटिव है, डाइअमाइन के दोनों एच हटा दिए और आपने ये एसीटेट ग्रुप यहाँ पर लगा दिया है। एसीटेट ग्रुप होता है CH3CO नेगेटिव, और वैलेंसी सेटिस्फाई रखने के लिए यहाँ से एक एच हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसका नाम हो गया इथेन 1,2 डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। इसको शॉर्ट में हम EDTA बोल देते हैं, इथेन 1,2 डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। और ये एक तरह का पॉलीडेंटेट लिगेंड है। इसमें दोनों एटम कौन कौन है, देखिए नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन दोनों ही पोजीशन में है डोनेट करने की। यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन। तो अगर टू सेंस में बात करें, इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे 6 डोनर एटम्स हैं, तो जिनमें डोनर एटम का नंबर बहुत ज्यादा होता है वो कहलाते हैं आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। दे आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। नाउ आई टेक द नेक्स्ट term that is called coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का या आयन का होता है, उसके रेस्पेक्ट में बताया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे मैं यहाँ बात करूँ NiCO4, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सेंट्रल मेटल एटम निकल का वो कितना है, 4 है। इसी तरह से मैं अगर आपको ये एग्जाम्पल दूँ CONH3 6Cl3, यहाँ पर जो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको PtCl4 2 नेगेटिव, यहाँ पर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया FeH2O होल 6 होल 4 Br2 पॉजिटिव, यहाँ पे जो Rn का कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना है, वो 6 है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, जो कि आप मेरे हिसाब से गलत लगा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी सेकेंडरी वैलेंसी है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 और 2 6 की वजह से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स which are directly attached to the central metal atom inside the coordination entity। कहने का क्या मतलब है वो आप यहाँ समझिए। अगर आप इसको ऐसा लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर
4 है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ईएन है वो आपके पास एक डाइडेंटेट लिगेंड है, और डाइडेंटेट लिगेंड में जो एक लिगेंड है उसके पास दो डोनर साइट्स होती हैं। यानी कि ईएन को अगर आपको एक्सप्रेस करना हो तो आप ऐसे करने वाले हैं, NH2 NHCH2 CH2 और NH2, और ये दो Cl आ गया, एक और ये दो। अब देखिए इस कोबाल्ट से डायरेक्टली कितने एटम्स अटैच्ड हैं, ये नाइट्रोजन 1, ये नाइट्रोजन 2, ये नाइट्रोजन 3, ये नाइट्रोजन 4, ये 5 Cl और ये 6 Cl। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है कोबाल्ट का। तो डाइडेंटेट के केस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो ऐसा नहीं बोलेंगे आप कि जितनी सेकेंडरी वैलेंसी वो कोऑर्डिनेशन नंबर, गलत। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स which are directly attached to the central metal atom inside the coordination sphere, that is called कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं कुछ एग्जांपल आपसे पूछ लेता हूँ जरा, आप जरा कोई बच्चा मुझे ये बताइए, ये COOH होल थ्राइस में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बताइए। कोबाल्ट का